समंदर एक ऐसी दुनिया जो आज भी बनी नौ इंसान के लिए मुअम्मा बनी हुई है। ये इंसान के लिए अल्लाह की लगाई हुई वो फसल है जो सदियों से लगान लिए बगैर फल दे रही है। रफीक उन 40 लाख पाकिस्तानियों में से है जिनका रोजगार आज भी इसी समंदर से वाबस्ता है। रफीक की तमाम उम्र इसी समंदर और ऐसी ही कश्तियों में कट गई। अपने तवील सफर की तैयारी करना रफीक के लिए बहुत जरूरी है। जाल बुनना, किश्ती में बर्फ रखना, सर्दियों के कपड़े और किश्ती में मौजूद लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किए बगैर रफीक का घर से निकलना नामुमकिन है। हम लोग जाते हैं, बर्फ मरफ राशन वाशन लेके 60-70 हज़ार रुपये खर्चे हो जाते हैं। कभी तो पहले जब 8-10 साल पहले 40-30 हज़ार में खर्चा पूरा हो जाता था। अभी 70-80 हज़ार रुपये हम लोगों का खर्चा होता है। तो हम लोग बर्फ मरफ राशन वाशन लेके जो हम समंदर जाते हैं, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 14 दिन लग जाते हैं हम लोग, फिर वहाँ से वापसी आते। इसकी तैयारी उस पुराने कारवां की तरह होती है जो तिजारत के गर्ज से घोड़ों पर सामान लाद कर दूसरे ममालिक को जाया करते थे, मगर उसकी सवारी इतनी बाएतमाद नहीं। खुले समंदर में आने वाली किसी भी अफ्ताब की सूरत में रफीक की अपनी तैयार करदा किश्ती इसको ज्यादा देर सहारा भी नहीं दे सकती। इस समंदर में तूफान आए तो क्या करे, अल्लाह को पुकारते हैं, जैसा अल्लाह की मर्जी है। कोशिश तो करते हैं हर कोई, जैसे कोई तूफान आते हैं तो सारे किश्ती एक दूसरे को ढूंढ के जो है ना एक जगह पे जमा हो जाते हैं। इस आसरे पे जमा होते थे, कोई इस आसरे पे जमा होता है कि अगर कोई भी ढूंढे हो या कोई भी किश्ती अगर कोई नुकसान हो तो दूसरा किश्ती हम लोगों को बचा सके। इसके बकौल ये हवाई रोजी है। इसने जितना कुछ भी सीखा इसी कश्ती पर रहकर सीखा। उसको ये तो पता है कि बच्चा मछली पकड़ना इस सनत के लिए और ख़ुद उसके लिए कितना नुकसानदेह है, मगर उसको ये भी पता है कि अगर उसने पकड़ी हुई मछलियाँ छोड़ दी तो उसके घर का चूल्हा बुझ जाएगा। रफीक के बिछाए हुए जाल इस बात का ख्याल नहीं करते कि इसमें फंसने वाले केकड़े, झींगे और मछलियों के बच्चे इतने छोटे हैं कि ना तो वो खाने के काम आ सकते हैं और ना ही उनकी अच्छी कीमत मिलती है। इलीगल नेट्स जिसे हमारी ज़बान में भूला, गुज्जा, कतरा कहते हैं जी, उस पर मैं आपकी बिल्कुल ये कहूँगा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इसके लिए हम सब वरीड हैं। अगर ये भूला, गुज्जा, कतरा जो है ना वो हमारे क्रीक्स पे जो है ना इनको जो है ना इलीगल फ़िशिंग नेट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं और इसकी वजह से नस्ल कुशी हो रही है। और अगर इस पे हमने अभी कुछ काम नहीं किया तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि फ्यूचर में हमारे लोग जो है वो मछली के शिकार को तरसेंगे। इन 15-20 दिनों की मेहनत से रफीक को हासिल होने वाली रकम ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये होती है, क्योंकि वो अपना माल मार्केट में नहीं बेच सकता और ठेकेदारी निज़ाम में जकड़ा हुआ रफीक अपना माल कम कीमत पर ठेकेदार को बेचने पर मजबूर हो जाता है। 10-15 दिन में हम लोगों का कभी कभार 3,000 मिलते हैं, कभी 2,000 मिलते हैं, कभी 8,000 मिलते हैं, जैसे नसीब में होते हैं। ये तो हवाई रोजी है, अल्लाह ताला दे दे तो 3 दिन में कभी 4,000 भी मिल जाते हैं, कभी 15 दिन में 1,000 मिलते हैं, कभी 6,000, कभी 7,000, जैसे नसीब में हो। माहीगीर अगर किसी से कर्जा लेते हैं और उसको पहले ही प्री सोल्ड करते हैं अपना माल, और ये उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं कि जब माल लाएंगे तो आप हमारा माल जो है ना वो बेचना और आप हमारे माल की कस्टडियन है, तो वो एक इंडिविजुअल ट्रेड हो जाता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मैं भी लास्ट 15-17 महीने से इसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ कि इस निज़ाम को आई कैन डू अवे विद दिस निज़ाम। पाकिस्तान में मौजूद हर माहीगीर की तरह इसकी ना तो कोई बुनियादी तरबियत हुई है और ना ही हुकूमत की तरफ से रफीक को कोई मराहत मिली है। ना ही उसको ये पता है कि अगर बीच समंदर में वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो इसके घर वालों का क्या होगा। हमारे फिशरमैन जो भी हमारे हैं, एक तो गुर्बत, दूसरा अनएजुकेशन, तीसरा अवेयरनेस उनको प्रॉपर चीज़ों की नहीं है कि किस तरह चीज़ें कैचिंग के प्रॉपर होनी चाहिए। फिर उनको हम लोग दुनिया के हमारे लोग जो माहीगीर हैं वो दुनिया से इस तरह इंटरनेशनली किस तरह कैच को सेव किया जाता है वो उनको नहीं पता। तीसरा उनका वो महताज और जो भी है गुर्बत उनकी इतनी उनके आड़े आती है कि वो हर चीज़ अपनी मछली को औने पौने दामों में भी बेच देते हैं।
पाकिस्तान में हर सनत की तरह माहीगीरी की सनत भी ज़वाल पजीर है। इस सनत से आने वाला ज़र मुबादला बड़ा तो है, मगर इसकी वजह ये नहीं कि सनत भी आगे बढ़ रही है। इसकी वजह सिर्फ डॉलर की कदर में इजाफा है। बेसिकली पिछले काफ़ी सालों से हम 200 और 250 मिलियन डॉलर के बीच में ही वाइब्रेट कर रहे हैं, उसमें हम इंक्रीज़ नहीं हो रही। यूल बी शॉक्ड कि ये जो आप कह रहे हो ना कि 170 से जब हम 250 मिलियन तक आए हैं, ये बेसिकली हमारी क्वांटिटी इंप्रूव नहीं हुई, मगर हमारी एवरेज यूनिट प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हुई है शार्पली। हर महीने हर साल जो है 15 से 20% का इंक्रीज़ आया है। इस सनत का मजदूर भी इतना ही महकूम और सिस्टम का गुलाम है जितना मुल्क का दूसरा मजदूर। यहाँ भी ठेकेदारी निज़ाम, सरमायादारों और एक्सपोर्टर्स की इजारादारी और हुकूमत की तरफ से बुनियादी सहूलियात के फुकदान ने मजदूर को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। पहले हमारे यहाँ मोल थे, 32 मोल्स होते थे जो कि इनको राशन वगैरह, दीगर पेट्रोल, डीजल, दीगर चीज़ें दे के भेजते थे। वक्त के साथ साथ मोल का सिस्टम ख़त्म हुआ तो महताज आ गए। महताज ये है कि इनको राशन, पानी, दो भी खर्चा होता है, 25% मालिक, 25% नाखुद और 50% जिसका पैसा लगा होता है वो अपने पैसे निकालता है। अपने पेट के हाथों मजदूर इस हद तक मजबूर हो गया है कि वो अपनी रोजी के वसीले यानी समंदर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। माहीगीरों की तरफ से गैर कानूनी जालों का इस्तेमाल और अफजाइश के मौसम में मछली पकड़ने से मछलियों की नस्ल कुशी हो रही है। हम लोग अभी अवेयर हो गए क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट्स हुई हुई हैं बड़ी हैविली, और हमें अभी इस साल तो हमें सवेरली थ्रेटन्ड हैं हम इस जो हमारी रॉ मटेरियल की सिचुएशन है उससे, तो हम ज़रा प्रोएक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। इसी तरीके से फ़िशरमैन भी रियलाइज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने कि यार जब वो करने जाते थे कि माड़ी में केकड़ा मिलता था, अभी उनको 12 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है केकड़ा पकड़ने के लिए, तो वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग समवेयर। रफ़ीक इस बात से बेखबर नहीं, मगर वो इस निज़ाम में इस हद तक झगड़ा हुआ है कि पेट पालने के लिए वो मछलियों की नस्ल कुशी पर भी मजबूर है। हम तो बिजनेसमैन हैं यार, अपनी चीज़ें बेचेंगे या बैंक में गिरवी रख के कहीं और बिज़नेस शुरू कर देंगे। कि माहीगीर को एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है कि ये उनके बाल बच्चों का यही कारोबार है। उन्होंने तो और सारी ज़िंदगी कुछ किया नहीं, ना कर सकते, ना सीखा उन्होंने, तो उनकी तो आबाओ अजदादी ये काम करते आ रहे हैं। तो उनके लिए रियलाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम इसी तरीके से वो काम करते रहे तो तबाह कर देंगे अपनी इंडस्ट्री को। कुछ लोगों के बेनिफिट में आके, कुछ लोगों के झांसे में आके वो अपनी ज़िंदगी और अपने बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। इस बार 15 दिन की मेहनत के बाद रफ़ीक खाली हाथ घर वापस आ रहा है। उसने माल तो पकड़ा था, मगर उसकी किश्ती से उसका पकड़ा हुआ माल रात के अंधेरे में समंदरी कज़ाकों ने असलहे के जोर पर लूट लिया। यह हादसा उसके साथ पिछले साल भी हो चुका है, मगर माल और कज़ाक पकड़े जाने के बावजूद इसको कोई फायदा नहीं हुआ। वो डाकुओं ने ये बोला, जब आया हम लोगों को निकाब बांध के जो ना डंडे और असले समेत हम लोगों को आके मार के कंबल के अंदर घुसा दिया। तो हम लोगों ने बोला कि थोड़ा सा रहम करो, हम लोग भी गरीब हैं, हमारे 6-7 बच्चे हैं, हमारे बच्चे इस असरे पे बैठे हुए होते हैं कि बाप कमा के लाएंगे तो फिर हम लोग खाएंगे, इसी असरे पे होते हैं। तो हमने उनको बोला कि सर्दी का टाइम है, बच्चों के लिए भी कपड़ा, गर्मी का कपड़ा वपड़ा दिलाना है, आधा तुम लोग ले लो, आधा हम लोग के लिए रख दो। उसने बोला, मैंने बोला रहम करो, बोला रहम करने के लिए तो आया हम यहाँ पे, वरना आते थोड़ी। मैंने बोला भाई मरना है, एक ना एक दिन तो मरना है। बोला क़यामत के दिन जो ना दोनों बैठ के हिसाब किताब कर लेंगे। रफ़ीक अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने का ख्वाहिशमंद है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी उसकी तरह समंदर की नज़र हो जाए। समंदर की मेहनत बहुत तकलीफ होते हैं, इतने सर्दी में, रात को काँप काँप के सर्दी में इतने मेहनत करके हम लोग कमा के लाते हैं। अगर हकीकत में अगर बीवी बच्चों का अगर मालूम पड़े ना ये कितने मेहनत करके कमा के ला रहे हैं, ईमान से वो मेहनत करने नहीं देंगे, बोलेंगे कि समंदर में नहीं जाओ। खाली हाथ घर आने के बाद रफ़ीक कल फिर समंदर की तरफ जा रहा है, इसलिए कि उसको ईद भी मनानी है, मकान का किराया भी अदा करना है।